अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। हमारे आज के बायोलॉजी का लेसन है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, जो कि फेडरल और केपी के बोर्ड की क्लास फर्स्ट ईयर की बुक के चैप्टर 9 का टॉपिक है, जबकि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान बोर्ड की फर्स्ट ईयर की बुक के चैप्टर 10 का टॉपिक है। और आज के लेसन में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। इसके अलावा हम एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए क्या क्राइटेरिया होते हैं, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। आज के बायोलॉजी के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स के बारे में, यानी कि जानवरों की कौन सी खसूसियात हैं। अब अगर हम एनिमल्स की बात करें, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि ये हैं इनवर्टिब्रेट्स, यानी कि जानवरों को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, जिनमें से एक को कहा जाता है इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स वो वाले एनिमल्स होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स, फ्लैटवर्म, इसी तरह से हम अपने सामने देख रहे हैं जेलीफिश, स्टारफिश, श्रिम। इसी तरह से हम देख रहे हैं स्पॉन्जेस, स्नेल, जैसे कि आपने देखा होगा अपने गार्डन में, बाग में। इसी तरह से हम अपने सामने देख रहे हैं स्कैलोप और स्पाइडर को। अब अगर हम दूसरे ग्रुप की बात करें जिन्हें कि कहा जाता है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो वाले एनिमल्स जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। और अगर उसकी कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं डॉग, कैट, रैबिट, रैट, टर्टल। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि पानी में क्या मौजूद है, मछलियां जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। इसी तरह से हमने देखा है पैरट को, स्नेक को, फ्रॉग को, कैमिलियन जिसे कि गिरगिट कहा जाता है। इसी तरह से हम देख रहे हैं लिजर्ड यानी कि छिपकली। ये सारे के सारे वो एनिमल्स हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, इसलिए इन्हें कहा जाता है वर्टिब्रेट्स। अब हमने एक और चीज सारे एनिमल्स में कॉमन देखी है। हमने देखा है कि जितने भी जानवर हैं वो सारे के सारे खाना खाते हैं, यानी कि अपनी खुराक के लिए दूसरे जानदारों के ऊपर इन्हिसार करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कव्वे को कि वो क्या कर रहा है, वो भी इसी तरह से जो छोटे कीड़े मकोड़े हैं उनको खा रहा है। इसी तरह से अगर हम अपने सामने एक और डायग्राम लाएं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं चिंपैंजी को कि वो क्या कर रहा है, वो भी फ्रूट खा रहा है। तो हम देखते हैं कि जो इस तरह जो अपनी खुराक के लिए दूसरे पौधों या जानवरों को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी फूड यानी कि अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। उन्हें अपनी खुराक के लिए डिफरेंट सोर्सेज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कुछ जानवर जो हैं वो पौधों से अपनी खुराक लेते हैं और कुछ जानवर जो हैं वो दूसरे जानवरों को खाते हैं और इस तरह से वो अपनी खुराक हासिल करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो खुराक खाई है उसको हजम करने के लिए एक खास किस्म का सिस्टम मौजूद होता है जिसे कि कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर इसकी बात करें तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इनवर्टिब्रेट्स। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं एक स्पॉन्ज की डायग्राम है। अब हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसके पास खुराक को हजम करने के लिए कोई खास किस्म का सिस्टम मौजूद नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसके पास जो फूड आती है वो क्या होती है, वो भी पानी में मौजूद होती है। तो इसके पास एक कैविटी मौजूद है जिसे कि सेंट्रल कैविटी कहा जाता है और हम देख रहे हैं कि पानी जो है वो इसी से एंटर होता है। इसी तरह हम देख रहे हैं इसी से बाहर चला जाता है। तो इसके पास कोई खास किस्म का सिस्टम मौजूद नहीं है। इसमें जो खुराक मुख्तलिफ सेल्स तक
पहुंचाई जाती है वो सिंपल डिफ्यूजन की मदद से पहुंचाई जाती है। और जैसे कि यहाँ पर हम साथ में देख रहे हैं कि इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कि ये सैक लाइक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है जिसके पास एक ही ओपनिंग है जिसके जरिए से ये पानी अंदर लेता है और पानी में मौजूद जो जर्रे होते हैं या फिर हम कहते हैं कि पानी में ही मौजूद होती है इसकी खुराक, और जब वो उसको क्या करता है वो डिफ्यूजन के जरिए से इसके मुख्तलिफ सेल्स तक पहुंचाई जाती है। और अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो हम जानते हैं कि जब हम कहते हैं कि जहां पर किसी चीज की मिकदार ज्यादा है वहां से कम मिकदार की तरफ जाए तो उसे कहा जाता है डिफ्यूजन। अब अगर हम साथ में उन वर्टिब्रेट्स की बात करें जिनके पास थोड़ा सा हम कहते हैं कि डेवलप गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मौजूद है, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं, प्लेटी-हेल्मंथ की डायग्राम है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसके पास भी एक ही ओपनिंग है, यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिंगल ओपनिंग मौजूद है। लेकिन साथ में हम देख रहे हैं कि इसके पास जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है उसकी क्या मौजूद है, उसकी ब्रांचेस मौजूद हैं, यानी कि उसके पास क्या है, ब्रांचेस अराइज हुई हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी एडवांसमेंट आई है डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये तो हमने देखा इनवर्टिब्रेट्स के बारे में। अब अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, वर्टिब्रेट्स में भी जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की, इंसानों की बात करें और साथ में हम रैबिट को देख लेते हैं, तो हम देख रहे हैं कि इंसानों के पास और रैबिट के पास, या फिर हम देख रहे हैं कि जो वर्टिब्रेट्स हैं वो एनिमल्स जिनके पास रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है उनमें कुछ इस किस्म का डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है जिसके पास दो ओपनिंग है। एक तो हम देख रहे हैं ये ओपनिंग जिसे कि माउथ कहा जाता है जहां से वो फूड का इनटेक करते हैं। इसी तरह से हम देख रहे हैं एक ओपनिंग यहाँ पर मौजूद है, जिस तरह से हम देख रहे हैं एक ओपनिंग यहाँ पर मौजूद है जिसे कि एनस कहा जाता है। एनस यानी कि अब जो खाना खाया, खुराक खाई, वो हजम होगी, हजम होने के बाद जो फाजिल मादा है वो इस ओपनिंग से बाहर चला जाता है। तो हम देखते हैं कि जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके पास एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है जिस दो ओपनिंग के साथ। और अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हम देख रहे हैं उसमें भी एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर मौजूद होता है, और वो ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर जो है उसमें हम देख रहे हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं स्टमक। अगर हम ऊपर से बात करें कि माउथ के बाद जो ट्यूब है उसे कहा जाता है एसोफेगस। इसके बाद हम देख रहे हैं कि स्टमक मौजूद है, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। और साथ में हम देख रहे हैं इधर लार्ज इंटेस्टाइन में जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें सीकम कहा जाता है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये रीजन जो है वो एनएस है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन का ही एक स्ट्रक्चर है जिसे कि कोलोन कहा जाता है। अब अगर हम एनिमल्स के एक और सिस्टम की बात करें जिसे कहा जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो अब अगर हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो वो सिस्टम जिसके जरिए हम देखते हैं कि बॉडी में से नाइट्रोजनस वेस्ट, या फिर हम कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से बाहर किस तरह से भेजा जाता है, उसमें हम देखते हैं। अगर हम इनवर्टिब्रेट्स में फ्लैटवर्म्स की बात करें तो हम देख रहे हैं इनके पास सिंपल फॉर्म है, यानी कि इनके पास सिंपलेस्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है। अब इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब अगर हम उसको थोड़ा सा, जैसे हम देख रहे हैं कि इस हिस्से को हमने बड़ा करके, इनलार्ज करके देखा है, तो हम देखते हैं कि उन ट्यूब से आगे ब्रांचेस निकली हुई हैं, यानी कि जिस तरह से शाखें निकली हुई होती हैं। अब ये जो हमें नजर आ रही हैं ब्रांचेस सी, इसको हम कह रहे हैं कि ये क्या है, फ्लेम बल्ब। अब फ्लेम किसे कहा जाता है, फ्लेम कहा जाता है शोले को। असल में यहाँ पर स्ट्रक्चर मौजूद होता है बालों की तरह का जिन्हें कहा जाता है सीलिया, और जब ये बीट करता है, जब ये मूव करता है तो वो एक फ्लेम की तरह से, एक शोले की तरह का लगता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है फ्लेम बल्ब। और हम देख रहे हैं कि इनकी बीटिंग की वजह से यहाँ पर जो फाजिल मादा मौजूद है वो क्या होगा, वो इधर आ जाएगा, और फिर देखते हैं कि इसी तरह से ये इन ट्यूब्स में लाया जाता है और फिर इसे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अब अगर हम देखें कि ये तो हमने बात की कि जो सिंपल फॉर्म है वो मौजूद होती है फ्लैटवर्म्स यानी कि प्लेटीहेल्मंथ्स की, लेकिन जैसे कि हमने ऊपर देखे थे स्पॉन्जेस, जेलीफिश, जो कि किस में आती है, नाइडेरियंस में। तो जो स्पॉन्जेस और नाइडेरियंस हैं इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता। अब अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो वो भी जैसे कि हम अपने सामने डायग्राम ले हैं, इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये ह्यूमंस का, इंसानों का एक्सक्रीटरी सिस्टम है। और इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या मौजूद है,
किडनी यानी कि गुर्दे, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किडनी मौजूद है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक ब्लू कलर में और एक रेड कलर में ब्लड वेसल नजर आ रही है। जो ब्लू है उसे हम कहते हैं रेनल वेन, और इसी तरह से यहाँ पर ये जो रेड कलर में हम देख रहे हैं इसे कहा जाता है रेनल आर्टरी। आर्टरी के जरिए से ब्लड लाया जाता है किडनीज तक, और इसी तरह से हम देखते हैं कि वेन से वापस दोबारा ब्लड लेके जाया जाता है हार्ट तक। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो ट्यूब की तरह के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं जिन्हें कहा जाता है यूरेटर, और यूरेटर के साथ हम देख रहे हैं आगे अटैच है एक बेलून की तरह का स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है ब्लैडर। अब हम देखते हैं कि जो हमारे ब्लड वेसल्स से जो ब्लड आता है किडनी उसको साफ करता है, प्यूरिफाई करता है, और हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है और जो एक्स्ट्रा वाटर है, पानी है, उसे कुछ टाइम के लिए स्टोर कर दिया जाता है ब्लैडर में। अब फिर हम देख रहे हैं आगे एक और हमें छोटी सी ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसे कहा जाता है यूरेथ्रा, और यहाँ पर एक ओपनिंग मौजूद होती है जिसके जरिए से जो अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर स्टोर हुआ था वाटर, उसके साथ नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसे कि अब हम क्या कहते हैं यूरिन, यानी कि जो पेशाब की फॉर्म है उसे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये तो था एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि हमने देखा सिंपल ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमने देखा फ्लैटवर्म, और साथ में हमने ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम को स्टडी किया, और जो बाकी के कैरेक्टर्स हैं, बाकी के सिस्टम्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे मोर ऑन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स के बारे में, यानी कि एनिमल्स की, जानवरों की खसूसियात, जैसे कि कुछ हमने डिस्कस की थी अपनी लास्ट वीडियो में। और एनिमल्स को हमने देखा था कि हम डिवाइड कर सकते हैं दो ग्रुप्स में। एक जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, ये एनिमल्स जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती उन्हें कहा जाता है इनवर्टिब्रेट्स। और जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं स्टारफिश, श्रिम्प, स्कैलोप एंड स्पाइडर, ये क्या है? ये वो वाले एनिमल्स हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। इसी तरह से हम अपने सामने देखते हैं वो एनिमल्स जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है और उन्हें कहा जाता है वर्टिब्रेट्स। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं पैरेट, स्नेक, कैमिलियन जिसे कि गिरगिट कहा जाता है, इसी तरह से लिजर्ड जिसे कि छिपकली कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि इनमें कौन से सिस्टम्स मौजूद होते हैं। तो अब अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, यानी कि आसाबी निज़ाम की, तो हम अपने सामने यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कुछ इनवर्टिब्रेट्स, और साथ में हम यहाँ पर देख रहे हैं वर्टिब्रेट, और वर्टिब्रेट में हम देख रहे हैं ह्यूमन को, यानी कि इंसान को। हम देखते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है, जो आसाबी निज़ाम है, वो सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स में मौजूद नहीं होता, बल्कि हम देखते हैं कि स्पॉन्जेस में और नाइडेरियंस जैसे कि जेलीफिश हो गई, इनमें नर्वस सिस्टम मौजूद, या हम कह सकते हैं कि डेफिनेट नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं होता। डेफिनेट नर्वस सिस्टम कौन सा वाला नर्वस सिस्टम? जिसमें कि एक ब्रेन या फिर हम कह सकते हैं एक सेंट्रल गैंग्लियन मौजूद हो। अब यहाँ पर हम अपने सामने अगर बात करें तो हम देख रहे हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स जिन्हें के फ्लैटवर्म्स भी कहा जाता है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद है ब्रेन, और ब्रेन से फर्दर निकल रही हैं नर्व्स। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि ये वाली जो नर्व्स है इन्हें कहा जाता है ट्रांसवर्स नर्व्स, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नर्व ट्रंक मौजूद है। इसी तरह से अगर हम मोलस्का में स्क्विड की बात करें तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि ब्रेन मौजूद है, और जहाँ पर हम देखते हैं कि नर्व्स इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं गैंग्लियन। इसी तरह से अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें, अर्थवॉर्म किसकी एग्जाम्पल है? एनेलिडा की, तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सेंट्रल ब्रेन मौजूद है, जिसमें से फर्दर हम देखते हैं कि नर्व्स अराइज हो रही हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें नजर आ रही हैं नर्व्स जिन्हें कि सेगमेंटल नर्व्स कहा जाता है। अब अगर हम वर्टिब्रेट में ह्यूमंस की, इंसानों की बात करें, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि इनके पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो सबसे ज्यादा एडवांस मौजूद है। किस तरह से? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें मौजूद है ब्रेन और साथ में स्पाइनल कॉर्ड, और फर्दर उनसे नर्व्स अराइज हो रही हैं।
आज हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में। और अगर वर्ड क्लासिफिकेशन की बात की जाए कि क्लासिफिकेशन क्या है, तो हम कहते हैं कि जब हम ग्रुप्स बना देते हैं किसके, मतलब यहाँ पे हम एनिमल क्लासिफिकेशन की बात करें तो जब हम एनिमल्स की ग्रुपिंग कर देंगे, उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या है, वो उसकी क्लासिफिकेशन है। और अगर वर्ड क्राइटेरिया की बात की जाए कि क्राइटेरिया, तो हम कहेंगे कि वो कौन सी बेसिस हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिनको देखते हैं और उनको देखते हुए एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो अगर हम बात करें एंशियंट टाइम्स की, ओल्ड टाइम्स की, मतलब पुराने वक्तों की, तो उसमें हम देखते हैं कि तब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, माइक्रोस्कोप नहीं था, मतलब सेलुलर लेवल पे ऑर्गेनिजम्स को नहीं देखा जा सकता था। तो तब एनिमल्स को किस तरह से क्लासिफाई किया गया, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम को देख के, मतलब ये कि क्या उनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जिसे बैकबोन कहा जाता है, वो मौजूद है या नहीं है। अगर उनमें वो मौजूद नहीं है तो फिर हम उन्हें किस में डिवाइड किया गया, उन्हें ग्रुप में डिवाइड किया गया जिसे इनवर्टिब्रेटा कहा गया। मतलब ये कि उनमें वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होता है। इसको साथ में हम एक डायग्राम से देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन से वाले एनिमल्स आते हैं। जैसे ये आपके सामने डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं बटरफ्लाई, स्टारफिश और श्रिम्प, और इसमें हम देख रहे हैं कि ये सारे वो वाले एनिमल्स हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, मतलब ये कि इनमें एब्सेंट है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि और दूसरा कौन सा ग्रुप था, तो जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से उन्हें क्लासिफाई किया गया। तो जो सेकंड ग्रुप है उसमें क्या होता है, उसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। और अगर उसकी बात करें कि वो कौन सा है, वो है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में कौन से एनिमल्स आते हैं, एनिमल्स विद बैकबोन, मतलब वो वाले एनिमल्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी मौजूद है। जैसे कि हम यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं सैलेमेंडर, हैग फिश, इसके अलावा ट्री कैंगरू, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं स्पाइनी एंटीटर है, स्नेक है, चाइनीज रिंग नेक फेजेंट है। मतलब ये क्या है, ये सारे के सारे वो वाले एनिमल्स हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन, मतलब ये कि उनकी रीढ़ की हड्डी मौजूद है। उन एनिमल्स को किस ग्रुप में रखा गया, उन्हें कहा गया वर्टिब्रेटा। इसी तरह से अगर हम बात करें तो बाद में जैसे कि हमने कहा कि टेक्नोलॉजी एडवांस होगी और हमने एनिमल्स को उनके सेलुलर लेवल पे देखा, तो फिर उनको दोबारा से क्लासिफाई किया गया। किस बेस पे क्लासिफाई किया गया, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टिश्यू। और अगर टिश्यू की बात की जाए कि टिश्यू क्या है, तो हम कहते हैं कि जब एक जैसे सेल्स मिलकर कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसे टिश्यू कहा जाता है। अब उसमें हम देखते हैं कि उसको किसमें क्लासिफाई किया गया, एक है पैराजोआ। पैराजोआ में कौन से वाले एनिमल्स आते हैं, इसमें वो वाले एनिमल्स आते हैं जो सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। और अगर हम बात करें कि क्या शो करते हैं, ये सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब ये है कि इनके पास सिर्फ कलेक्शन ऑफ सेल्स हैं। और ये जो कलेक्शन ऑफ सेल्स हैं, ये डिफरेंशिएट नहीं हुए हुए किसी भी टिश्यू या ऑर्गन में। जैसे कि हम यहाँ पर डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये किसकी डायग्राम है, ये स्पॉन्जेस की डायग्राम है। और इसमें जो सेल्स हैं वो इकट्ठे हुए हुए, लेकिन उन्होंने मिल के डिफरेंशिएट करके कोई टिश्यू या ऑर्गन नहीं बनाया हुआ। ये वाले जो एनिमल्स हैं ये सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। और इन्हें किस ग्रुप में प्लेस किया गया, इन्हें क्या कहा गया, इन्हें कहा गया पैराजोआ। और ये कौन से हैं, जिनमें टिश्यूज एब्सेंट होते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें कि वो कौन सा वाला ग्रुप है जिसमें के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें हम देख लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उस ग्रुप को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है यूमेटाजोआ। ये वो कौन सा वाला ग्रुप है, ये वो वाला ग्रुप है जिसमें हम कहते हैं कि सेल्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो ग्रुप बनाते हैं, और बना के वो क्या करते हैं, जब वो कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, वो टिश्यूज हैं। जैसे कि हम अपनी डायग्राम में भी देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या है, सेल। और सेल्स जो है वो जब इकट्ठे होते हैं तो वो एक टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाता है, और इसी तरह से ऑर्गन मिलके सिस्टम बनाते हैं। और बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम है जो हमारा आसाबी निजाम है। इसी तरह से हमारी बॉडी में और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं, और वो सिस्टम्स जो हैं वो क्या मिलके बनाते हैं, वो कोई भी ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम यहाँ पर डायग्राम में रैट को देख रहे हैं कि एक सेल ने क्या किया, डिफरेंट सेल्स ने मिलके एक टिश्यू बनाया, टिश्यू ने ऑर्गन, ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम, और फिर उससे क्या बना, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब उसको किसमें क्लासिफाई किया गया, उन्हें यूमेटाजोआ में। मतलब ये कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है उन्हें कहा गया यूमेटाजोआ। और ऐसे वाले ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ और सिर्फ सेलुलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें टिश्यूज एब्सेंट होते हैं, उन्हें प्लेस किया गया पैराजोआ में। इसी तरह से आज हमने स्टडी किया कि पहले ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ और सिर्फ किस बेस पे क्लासिफाई किया गया था, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम की बेस पे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा क्राइटेरिया फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन।